लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे वो प्राइजेक्शन की मोस्ट एडवांस टेक्निक है। और सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि किस प्रॉब्लम को हम लोग अपनी ट्रेडिंग का सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, कि किस रिजोल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आप लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया को ट्रेड करते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया को जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो जब प्राइस नियर बाई रेजिस्टेंस पहुंचता है तो आपको नहीं पता होता है कि ब्रेकआउट देखना है या ब्रेकडाउन देखना है, यहाँ से प्राइस लौटेगा या ब्रेक करेगा इस हाई को। इसी तरीके से जब प्राइस सपोर्ट के पास पहुंचता है तो आपको नहीं पता होता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल की तरफ बढ़ रहा है या फिर ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो आपके डिसीजन होते हैं वो सेंटिमेंट वाइज होते हैं, प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर नहीं होते, आपके सेंटिमेंट से होते हैं। कि आपने पहले से जो मन बना लिया, आपने पहले से सोच लिया कि ब्रेकआउट होगा तो आप बस वही देख रहे हैं। आपने पहले से सोच लिया कि नियर बाई सपोर्ट रिवर्सल होगा तो आप बस वही देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी ट्रेड्स की एसल हंटिंग होती है, आप सही डिसीजन नहीं लेते, उसके कारण आपकी कई लॉसेस चले जाते हैं। मैं आपकी सबसे बड़ी यही तकलीफ आज के सेशन में ख़त्म कर दूंगा। और मैं आपको बताऊं, ये जो मैं आज का सेशन करने वाला हूं, जो लोग सोचते हैं कि प्राइजेक्शन बहुत आसान है और बहुत सिंप्लिसिटी के साथ सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से ही आपका काम चल जाएगा, तो आज का सेशन आपका आई ओपनर होगा। आपको पता लगेगा कि जो चीज़ें आप सीख रहे हैं वो उतना रिलायबल नहीं है जब तक प्राइस को आप लॉजिकल वे में नहीं देखते, जब तक प्रैक्टिकल टेक्निक आप प्राइस की नहीं समझते तब तक, ठीक है। ये एक एडवांस प्राइजेक्शन का सेशन है। मैं आपको बता दूं, इस सेशन में अगर आप देख रहे हैं तो इसके पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि प्राइस में कैंडल्स कैसे बनती हैं, कैंडल्स के साइज कैसे होते हैं, ठीक है, और टाइम और प्राइस को देखा कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आप प्राइजेक्शन के बेसिक्स और एवरेजेस को अभी तक नहीं सीख पाए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जहां पर आपको सारे बेसिक्स के वीडियो और एवरेजेस जैसे कि औसत को यूज़ किया जाता है प्राइजेक्शन पर, वो सारे वीडियोस आपको टेलीग्राम पर उस लिंक में मिल जाएंगे। आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली उन सेशंस को विजिट कर सकते हैं। देखिए, समझिए हम लोग किस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं, पहले तो उसका नाम जान लेते हैं। इसको कहते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है पहले तो ये समझना है, ठीक है, कि ये फेयर वैल्यू गैप है क्या। हो सकता है ये सेशन थोड़ा लंबा हो, लेकिन अगर अब आप लोग आखिरी तक रहेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कितना रिलायबल है। मैं आपको बोल देता हूँ, कभी भी प्राइस अब रेजिस्टेंस के पास पहुँचेगा तो आपके प्राइस देखने की पूरी तकनीक ही बदलने वाली है। कभी भी प्राइस सपोर्ट के पास पहुँचेगा तो आपको प्राइस के देखने की पूरा तकनीक ही बदलने वाला है, ठीक है। अब आप कभी भी गलत डिसीजन लेंगे ही नहीं, ये मैं बहुत क्लैरिटी से बोलता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ठीक है। बस मेरे बताए हुए सारे रूल्स को इसी तरीके से फॉलो करना है जैसे मैं बोल रहा हूँ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। समझिए, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप बायर और सेलर के बीच में जो डिफरेंस है उसको दर्शाता है। बायर और सेलर के बीच में जो अंतर रह गया उसको दर्शा रहा है। कैसे, इसकी एक टेक्निक हम लोग आज डिस्कस करते हैं। हालांकि फेयर वैल्यू गैप में कई तरीके के प्राइजेक्शन बिल्डअप होते हैं, उसमें से एक टेक्निक मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी साइज कैंडल को इस तरीके से लेते हैं जिसके पहले और बाद के दो डोजी फॉर्मेशन हमको देखने हैं। अच्छा, यही फेयर वैल्यू गैप है। कैसे, समझिए, पहले इसको एक बार आप लोग लॉजिकल तरीके से क्लियर कर लीजिए। देखिए, अगर हम एज अ बायर प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हमको डिमांड क्रिएट करना होगा, किसी भी प्राइस पर एक खरीदारी करनी होती है। मान लेते हैं पिछला एक कैंडल है जिसमें प्राइस खुला भी 100 रुपये पे था और बंद भी 100 रुपये पर हो गया, तो कैंडल का पार्ट क्या होगा, बॉडी साइज नहीं होगा। इसको हम कहते हैं विक बन गया है। क्या बन गया है, विक का कैंडल बन गया है। इस विक कैंडल में अगर हमको अब खरीदारी करनी, ये कैंडल तो 100 रुपये पर खुला था, 100 पर ही बंद हो गया। इसका मतलब है यहाँ बायर और सेलर इक्वल हो गए थे, खरीदार और बिकवाल बराबर हो गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, अगले कैंडल में अगर बायर्स ने डोमिनेट कर दिया तो प्राइस क्या किया, प्राइस आकर क्लोज कर दिया 105 पर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ बायर के बराबर सेलिंग थी, सप्लाई कितनी थी, इक्वल टू बाइंग। जितनी डिमांड थी उतनी तो सप्लाई थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस कैंडल ने बताया कि यहां पर सेलर बिल्कुल भी नहीं टिक पाए। यहां पर सेलर्स क्या है, बिल्कुल भी टिक ही नहीं पाए हर हाल में। 100 से प्राइस 105 पहुंच गया, 5% का ये मोमेंटम आया और सेलर्स एक पैसे प्राइस को नहीं रोक पाए। इसका मतलब है इससे पहले की कैंडल में बायर सेलर इक्वल थे, अब इस कैंडल में बायर्स ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। बायर्स कैसे हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं।
अब देखिए सेलर्स यहाँ पर प्राइस को रोकने की कोशिश कर रहे थे, इसके बाद इस कैंडल में नहीं रोक पाए। अब प्राइस को दोबारा सेलर अपनी तरफ जब खींचने की कोशिश करेंगे तो क्या कैंडल का फॉर्मेशन होगा, फिर डिमांड सप्लाई इक्वल होगी, तो फिर एक डोजी फॉर्मेशन की तरह कैंडल बनेगा। बात क्लियर हुआ? तो 3 कैंडल्स बन रही हैं बेसिकली। एक बॉडी साइज कैंडल मिडिल में है, और इसके पहले बायर सेलर एक फाइट कर रहे थे, और इसके बाद भी बायर सेलर एक फाइट कर रहे थे। ठीक है, तो बायर सेलर यहां पहले फाइट कर रहे थे और यहां बाद में फाइट कर रहे थे। इसके बीच में जो गैप आया वो बायर्स ने क्रिएट किया, कि बायर्स यहां से प्राइस को इस हाई से और यहां तक ये जो लो लगा है इसके बीच में जो सेलर्स प्राइस को खींचकर यहां तक ला पा रहे हैं, और बायर्स इसके ऊपर प्राइस ले गए थे। सेलर्स का लास्ट सेलिंग प्राइस इसके पहले ये था और इसके बाद ये था। चलिए मैं थोड़ा सा धीमे समझाता हूँ, ठीक है, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए, तो थोड़ा सा मैं धीरे चलता हूँ जिससे आपको समझ में आसानी हो। देखिए, एक कैंडल का अगर आप इस तरीके से पकड़े, मैं बोलूं कि कोई प्राइस खुला है 100 रुपये पर और खुलने के बाद वो गिर कर आया 98 तक और चल कर गया 102 तक और यहाँ पर क्लोज कर गया 100 रुपया पर, तो मैं कहूँ एक कैंडल का फॉर्मेशन कर दीजिए। आप बहुत आसानी से बोलेंगे इस कैंडल का हाई 102, इस कैंडल का लो 98, ठीक है। इसका मतलब है इस कैंडल में सेलर का लास्ट सेलिंग प्राइस क्या है, 102 रुपया। इसके ऊपर तो भाव गया नहीं, तो सेलर का लास्ट सेलिंग प्राइस, जहां से सेलर प्राइस को नीचे पुश कर रहा है, इसके ऊपर नहीं निकलने देना चाहता है, लास्ट सेलिंग प्राइस क्या हुआ सेलर का। तो इस कैंडल में अगर इंडिविजुअली देखा जाए, रेजिस्टेंस एरिया क्या है 102, जहां पर सेलर्स सेल कर रहे हैं। अब अगले कैंडल में क्या हुआ, प्राइस ऊपर जाकर क्लोज कर गया, मतलब हम लोगों ने लास्ट सेलिंग को ब्रेक किया, और लास्ट सेलिंग को ब्रेक कर 102 से क्लोज कर दिया 105 पर, ठीक है, 105 पर क्लोज कर दिया। अब अगले कैंडल का फॉर्मेशन फिर वही हो रहा है, 105 पर कैंडल खुला और खुलने के बाद जा रहा है 107 तक और नीचे आ रहा है 104 तक, ठीक है, और क्लोज करने फिर आ गया 105 पर। तो फिर ये कैंडल का फॉर्मेशन इस तरीके से हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं पूछूं लास्ट बाइंग प्राइस बायर का क्या है, 104 रुपया, और यहाँ लास्ट सेलिंग प्राइस क्या है सेलर का, 102 रुपया। तो ये जो 2 रुपए का इस कैंडल के लो और इस कैंडल के हाई के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है, इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, कि ये इतना ही प्राइस बायर ने ज्यादा खरीद लिया जो सेलर नहीं बेच पाए। वो 104 तक तो भाव को ले आए थे और पहले 102 से बेच रहे थे, तो बायर्स ने जो डिस्टेंस क्रिएट कर दिया इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के बीच में, वो कितना किया, 2 रुपए का। ये जो 102 से 104 के बीच में गैप है ना, इसी को मैं बोल रहा हूं फेयर वैल्यू गैप। ये बायर साइड है, बायर साइड है। बायर ने पिछली कैंडल और लास्ट कैंडल के बीच में जो मिडिल कैंडल जो बनाया, उसमें बायर ने सेलर की साइड से एक गैप क्रिएट कर दिया कि बायर सेलर के बीच में डिस्टेंस बन गया, और ये पॉजिटिव साइन है कि बायर्स ने 2 रुपया ऊपर प्राइस में अब कंसोलिडेशन कराना शुरू कर दिया। ये खरीदारी का साइन, ठीक है, हालांकि इसको देखकर खरीदारी करते नहीं है, लेकिन ये एक फेयर वैल्यू गैप बता रहा है कि बायर्स यहां पर पॉजिटिव हो गए हैं। अब फेयर वैल्यू गैप क्लियर हुआ। तो मैंने एक सेंटीमेंट अभी फेयर वैल्यू गैप का आपको बताया कि एक कैंडल बने जिसमें बॉडी साइज कम हो और विक साइज ज़्यादा हो, और फिर एक इस तरीके का कैंडल बने और जिसमें बॉडी साइज बड़ा हो, और फिर एक इस तरीके का कैंडल बने। तो इस कैंडल के हाई लो और इस कैंडल के हाई के बीच में जो गैप होगा उसको हम कह देंगे फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर अगर ये कैंडल रेड है तो ये सेलर साइड है, ठीक है। इसी तरीके से एक कैंडल ऐसे बना और अगला कैंडल ग्रीन बॉडी साइज बन गया और अगली कैंडल इस तरीके से यहां पर डोजी बनती है। तो इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में जो गैप है इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, जो कि बायर साइड है। अब आप मुझसे बोलिए कि इस गैप को देखकर शॉर्ट कर दीजिए, बिल्कुल नहीं, सबसे गलत बात है। ये गैप सिर्फ बना है, सेलर्स ने यहां पर डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, बायर से वो दूर आकर खड़े हो गए। ये गैप सिर्फ बना है, बायर्स ने यहाँ डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, वो सेलर से दूर जाकर खड़े हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेलर्स अब प्राइस को अपनी तरफ ही ले जाएंगे या बायर्स प्राइस को अपनी तरफ ही ले जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। अब समझिए मैं क्या बोलता हूँ। अभी मैंने एक कैंडल का फॉर्मेशन किया जहां मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस कैंडल का हाई 102 रुपया है और इस कैंडल का लो 104 रुपया है। तो 102 से 104 के बीच में ये 2 रुपये का जो डिस्टेंस है, ये बता रहा है आपको कि फेयर वैल्यू गैप कितना है। बायर सेलर ने 2 कैंडल के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन निकला, जो समय गुजरा है, उसके बीच में बायर्स ने कितना डिस्टेंस क्रिएट कर दिया एक पिछले सेलर से। तो पिछले सेलर से नेक्स्ट सेलर के बीच में जो डिफरेंस रहा वो ये रहा। मैं क्या बोलता हूं, अगर ये खरीदार अच्छे हैं तो प्राइस कभी भी गिरेगा तो इस टोटल फेयर वैल्यू गैप की वैल्यू के 50% के नीचे क्लोज नहीं करेगा। ये तो टेक्निकल पार्ट हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट क्या है, मैं बोलता हूं इस पूरे गैप के नीचे जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक आप बुल साइन की तरफ रहेंगे, प्राइस को लॉन्ग की तरफ देखेंगे। लेकिन लॉन्ग करेंगे कब, इस कैंडल के यहाँ पे जो भी हाई लग गए होंगे, स्विंग हाई, वो हाई ब्रेक होने पे। 3-4 कैंडल यहाँ बना होगा बेसिकली, इसके बाद भी और इसके पहले भी, तो जब वो हाई ब्रेक होंगे, क्लोजिंग मिलेगा तब।
ठीक है। लेकिन हमको इसको इस तरीके से नहीं ट्रेड करना है। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि हमें जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेकर करनी है, कि रेजिस्टेंस के पास ये कैसे क्लियर किया जाए कि यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करना है या ब्रेकआउट देखना है, और सपोर्ट के पास ये कैसे क्लियर किया जाए कि यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करना है या ब्रेकआउट देखना है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं। प्राइस गिरते 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 एक सपोर्ट के पास आया। अच्छा, सपोर्ट प्राइस क्या है? जहां से पिछली बार प्राइस चल कर गया होगा उसी को तो सपोर्ट कहा गया, कि जहां से पिछला मोमेंटम आया वही एक सपोर्ट एरिया है। अब प्राइस यहां आया तो अब आपका माइंड जो है वो सेंटीमेंट के साथ है। प्राइस गिर रहा है तो आपको लग रहा है कि ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। रुकने लगा तो रिट्रेसमेंट हो रहा है तो आप लॉन्ग करने का कोशिश कर रहे हैं कि रिवर्सल होगा। लेकिन आप दोनों ही पार्ट में गलत है, आपने सही डिसीजन लिया ही नहीं। आप प्राइस के सेंटीमेंट के साथ जब तक चल रहे हैं तब तक आप गलत डिसीजन लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर हमको एक कैंडल देखना है जहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना हो, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ पर डिटेल में बताया। कैसे देखते हैं ज़रा समझिए। यहाँ पर प्राइस आने के बाद यहाँ पर एक कैंडल बनाए, गिरता हुआ प्राइस है तो एक बॉडी साइज कैंडल बनाएगा इस तरीके से, और फिर यहाँ पर एक कैंडल बनाएगा एक डोजी टाइप का। तो इस कैंडल के लो और इस कैंडल के हाई को इस तरीके से मार्क कर लीजिए। ठीक है, मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अगर कोई भी कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जाकर क्लोज नहीं कर रहा है, मतलब ये प्राइस ब्रेक करेगा सपोर्ट को। ध्यान से समझिए। अगर जो भी कैंडल यहां पर बना है, देखिए हर बार ये अब कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि हर बार सपोर्ट के पास ये फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा है। अरे फेयर वैल्यू गैप के कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, उनमें से एक मैंने आपको बताया। तो आप कहिए कि हर बार सपोर्ट पर यही कॉन्सेप्ट बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यही सेटअप हर बार नहीं बनेगा। हाँ, अगर 10 बार सपोर्ट एरिया ट्रेड होगा तो उसमें 2 से 3 बार ये बन सकता है, तो आपको 3 बार ट्रेड करने का मौका मिलेगा। अब आप आइडेंटिफाई कीजिए, कभी बैंक निफ्टी में बनेगा, कभी निफ्टी में बनेगा, कभी फिन निफ्टी में बनेगा। तो आपको पहचानना होगा ना कि सारे स्टॉक्स को ट्रेड करना होगा, इंडेक्स को ट्रैक करना होगा, उसके बाद आप सही डिसीजन ले पाइएगा। ठीक है। अब आप बोलिए कि सपोर्ट पर आया है लेकिन ये क्यों नहीं बन रहा है। अरे फेयर वैल्यू गैप कई तरीकों से बनता है, उसमें से एक तरीका सिर्फ ये, और तरीकों से बनेगा उसको आपको समझना होगा ना कि कैसे बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, इस कैंडल के लो और इस कैंडल के हाई के बीच में डिस्टेंस क्रिएट किया, मार्क कर लिया। ये सेलर जोन हो गया कि सेलर ने बायर जहां पे प्राइस को रोकने की कोशिश कर रहे थे उससे 2 कदम आगे रोका है जाकर। तो बायर दोबारा अपने रेंज में जब प्राइस को ले आएंगे तब हम वहां पर पॉजिटिव नोट देखेंगे कि रिवर्सल, और जब तक प्राइस इस रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक हम डाउनवर्ड्स ही देखेंगे। ये जो भी स्विंग लो लग गया, अगर ब्रेक हो गया तो शॉर्ट कर दूंगा। बात क्लियर हुआ? इसी तरीके से रेजिस्टेंस के पास एक कैंडल इस तरीके से डोजी की तरह बनेगा, एक बॉडी साइज बनेगा और यहां पर जाकर एक फिर डोजी बनेगा। इन 2 कैंडल्स के बीच के, इसका हाई और इसके लो के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको मार्क कर लेंगे, तो बायर साइड का फेयर वैल्यू गैप होगा। अब प्राइस इसको टच करके ऊपर जा रहा है मतलब ब्रेकआउट करेगा, प्राइस इसके नीचे आकर क्लोजिंग करने लगे मतलब रिवर्सल हो जाएगा, सिंपल। अब कभी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास इस तरीके का प्राइस बिल्डअप होगा तो आप गलती नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। चलिए अब इसको हम लोग एक बार प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत प्राइस में भी देख लेते हैं। क्या करना है हम लोगों को? सबसे पहले एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर लेना है। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर लेना है। ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया है क्योंकि प्राइस यहीं से चल कर गया। अच्छा, चलकर कहां तक गया? यहां तक गया। तो हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया क्या हुआ? हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया ये हुआ, सपोर्ट एरिया ये हुआ। मैंने क्या कहा? फेयर वैल्यू गैप पर नजर रखिए और आपकी ट्रेड्स कभी गलत नहीं होगी। बात क्लियर हुआ? तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं। मैंने कहा एक डोजी से दूसरी डोजी के बीच के डिस्टेंस को आप फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, मैं इस तरीके से अच्छे से मार्किंग कर देता हूं जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, आइए यहां पर देखिए, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करना होगा जिससे आपको डोजीज आसानी से समझ आए। ठीक है, यहां पर इस कैंडल का एक डोजी है और यहां पर इस कैंडल में एक डोजी है। ध्यान से देखिए, यहां पर इस कैंडल का डोजी का लो ये है और इस कैंडल के डोजी के हाई ये। हमको क्या करना चाहिए? इन दोनों को मार्क कर लेना है। मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद मैंने क्या कहा? जब तक प्राइस इस रेंज के नीचे है तब तक आप शॉर्ट सेलिंग की तरफ है, और आपका सपोर्ट एरिया हम लोगों ने पहले ही मार्क कर लिया। प्राइस जाकर इस लो को ऊपर जा रहा था, इस लो को इस हाई को ब्रेक करने से पहले लौटता और इस लो को ब्रेक कर देता तो हम शॉर्ट करते। लेकिन प्राइस ने क्या किया? ये फेयर वैल्यू गैप जो बीच में बन गया इस डोजी के लो और इस डोजी के हाई के ऊपर, इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा समझने में, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत सिंपल कर दिया है चीज़ों को। इतना आसान नहीं होता है फेयर वैल्यू गैप को समझना, बहुत मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये मैंने बहुत ईजी टू डिजर्व आपको किया है कि आप हर कड़ी से प्राइस की जुड़ जाए और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने जाकर क्या किया?
इस फेयर वैल्यू गैप जो कि सेलर साइड था उसके ऊपर जाकर क्लोज किया। मैंने क्या कहा, पूरी तरीके से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, अब आप ट्रेंड के साथ रहिए, पूरी तरीके से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब ये ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सेलर ने जो डिस्टेंस क्रिएट किया था एक पिछले बायर और नेक्स्ट बायर के बीच में, उसको बायर ने फिल कर दिया, उसके ऊपर आकर क्लोज कर दिया। अब मोमेंटम किधर है, हायर साइड। प्राइस चल कर किधर जा रहा है, हायर साइड जा रहा है। बात क्लियर हुआ। इस तरीके से बिल्कुल आसानी के साथ प्राइस को देखना सीख लीजिए, और कभी तकलीफ आए तो बताइएगा, कभी तकलीफ आए तो बताइए, ठीक है। बहुत सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ों को देखिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दोबारा सपोर्ट एरिया आपने क्या मार्क किया बताइए, ये मार्क किया। प्राइस दोबारा यहीं लॉट करा रहा है, प्राइस क्या कर रहा है, दोबारा इसी रेंज को लॉट करा रहा है, ठीक है। जब इस रेंज को प्राइस लॉट करा रहा है तो यहां पर आप देखिए इस डोजी का लो ये है और इस डोजी के हाई ये क्या बन गया, फिर से एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, जहां पर सेलर की साइड है, क्योंकि प्राइस गिरते हुए आ रहा है तो सेलर साइड ये फेयर वैल्यू गैप बन गया। कहां, नियर बाई सपोर्ट एरिया। तो सपोर्ट के पास अब आप बताइए लॉन्ग करने का सोचेंगे या शॉर्ट करने का सोचेंगे। आप बोलेंगे अगर ये लो ब्रेक हो गए, ये हाई ब्रेक होने से पहले, फेयर वैल्यू गैप फिल होने से पहले अगर लो ब्रेक हो गया तब मैं शॉर्ट करूंगा, और अगर फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया यहां पर तो मैं यहां पर ट्रेंड रिवर्सल देखूंगा, ना कि शॉर्ट सेलिंग देखूंगा। अब ट्रेंड की तरफ दोबारा प्राइस को जाते हुए देखूंगा। प्राइस ने क्या किया, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग किया, दोबारा आकर रिटेस्ट किया और निकल गया अब ट्रेंड की तरफ। देखिए मोमेंटम क्या है, ये मोमेंटम। इतना आसानी से जब आप चीजों को समझेंगे, जहां पर कहीं भी गलती की गुंजाइश ना के बराबर हो, तब देखिए आपकी ट्रेडिंग में कितने बड़े डिफरेंस आते हैं। और ये जो मैं प्राइस बता रहा हूं ये रिसेंट प्राइस एक्शन है, अवरी टाइम फ्रेम में रिसेंट प्राइस एक्शन है। इसको आप 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी इसी तरीके से प्लान कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि फेयर वैल्यू गैप को इंट्राडे में आप कैसे ट्रेड करेंगे 2 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। पहले आवली टाइम फ्रेम पर इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ लीजिए। यहां पर देखिए प्राइस हायर साइड मोमेंटम में था, ध्यान से देखिए प्राइस हायर साइड मोमेंटम में था। हायर साइड मोमेंटम के प्राइस ने क्या किया, अपना लास्ट स्विंग लो ये लगाया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, मतलब प्राइस अब नीचे आ सकता है। नीचे आते हुए प्राइस में हमको क्या देखना है, एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप अगर देखना है तो कैसे देखेंगे बताइए, लास्ट कैंडल जो भी बना है, ये बॉडी साइज कैंडल है जिससे ये ब्रेक हुआ स्विंग लो, यहां पर इसके हाई मार्क किए और इसके लो मार्क किए, इस डोजी कैंडल के हाई मार्क किए और इसके लो मार्क किए। मैंने क्या कहा, ये दोबारा से रेंज बन गया सेलर साइड। ये फेयर वैल्यू गैप क्या है, पहले कैंडल शिफ्ट किया है नीचे की ओर, तो अब क्या है, अगर जब तक प्राइस इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक प्राइस क्या है, शॉर्ट की तरफ है। प्राइस आया, इसको टच किया, दोबारा पूरी तरीके से इसको यहां पर क्या किया है, इंगल्फ किया है, प्रीवियस बायर को ढक लिया। अब क्या करना चाहिए, शॉर्ट सेलिंग। प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स मूवमेंट। इतना आसानी से जब आप चीज़ों को समझते हैं तब आपको कहीं तकलीफ नहीं आती, ठीक है। मैंने फेयर वैल्यू गैप का आपको एक कॉन्सेप्ट डिलीवर किया। मैं यकीन मानिए बहुत दावे से कहता हूं, लाइव मार्केट में जाकर इसको जब आप ट्रेड करेंगे तो इसका इफेक्टिवनेस आपको पता लगेगा कि कितना ज़्यादा ये हेल्पफुल है आपकी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया के पास सबसे ज़्यादा आपको सही सिग्नल जो देता है वो फेयर वैल्यू गैप ही देता है। आप जितने ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अपनी ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ, जो ट्रेडर प्राइजेशन पर डिपेंडेंट है वो कभी गलतियां करेगा तो बहुत छोटी गलती करेगा, और जो ट्रेडर इंडिकेटर पर डिपेंडेंट है उसमें कभी बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जो भी चीजें सीख रहे हैं बहुत लॉजिकल तरीके से प्राइजेक्शन बेस्ड सीखिए, जिससे आपको लाइफ लॉन्ग एक सस्टेबल अर्निंग बने। चलिए धन्यवाद। कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए।